हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हो बच्चे लोग? मस्त, मैं भी मस्त। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है यार आप लोगों को वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक, तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में वेपर प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। वेपर प्रेशर क्या था, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर था। इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है और हमें पता था ये लिक्विड क्या होता है, कुछ समय के बाद वेपर बनाता है और फिर जो वेपर ऊपर बनता है वो इस लिक्विड के सरफेस पे वापस प्रेशर एक्सर्ट करता है। और ये जो वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है when liquid and vapor both are in equilibrium with each other, तो ऐसे में उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहता है। मतलब लिक्विड के द्वारा जो वेपर बनाया गया, उस वेपर के द्वारा जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है एट इक्विलिब्रियम, उसे ही हम लोग कह रहे हैं वेपर प्रेशर। ठीक, यहां पे मैं बताया था यदि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, यदि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं H2O लिक्विड H2O गैस। यदि ऐसा है तो यहां से मैं एक Kp डिफाइन टर्म कर सकता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफाइन कर सकता हूं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि प्रेशर के टर्म्स में लिखे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, डिवाइड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि H2O लिक्विड है और हमें पता है Kp के एक्सप्रेशन में केवल गैसेस को लेते हैं, क्योंकि गैसेस के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है। लिक्विड और सॉलिड के केस में प्रेशर जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो उसे हम यहाँ लिखते नहीं है। तो ये Kp का एक्सप्रेशन हुआ। फिर फर्दर हम ये बताए थे कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है, ये कब का पार्शियल प्रेशर है? ये पार्शियल प्रेशर तब है जब इक्विलिब्रियम हमारा एस्टैब्लिश हो चुका होगा तब। मतलब जब इक्विलिब्रियम यहाँ एस्टैब्लिश हो चुका है, उस केस में H2O गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसी को ही हम लोग क्या कह दिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। क्या कह दिए बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कह दिए। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब यहाँ पे जो ऊपर वेपर जमा था, ये ऊपर वेपर जमा है, ठीक है। तो ये जो वेपर ऊपर जमा है, यही जो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगा रहा था उसे मैं क्या कर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। और साथ ही साथ वेपर प्रेशर को भी मैंने इसी तरह से कुछ डिफाइन किया था। इसका मतलब मैं इसे वेपर प्रेशर भी कह सकता। समझ में आ रही है चीज? क्लियर है? बहुत अच्छी बात। तो यहां से एक और चीज ध्यान देना, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है ना, मुझे बताओ जब लिक्विड का फर्स्ट ड्रॉप यदि वेपर में गया होगा, ध्यान से सुनना, जब लिक्विड का फर्स्ट ड्रॉप वेपर में गया होगा तो क्या वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा? कर तो रहा होगा ना सर, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। फिर जब दूसरा लिक्विड का ड्रॉप जब वेपर बनाया तो क्या वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो उसको भी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O उसे भी कहेंगे। फिर इसी तरह से थर्ड ड्रॉप यदि गया तो वो भी इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो भी पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन जब एक बार ये लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना वो फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि एक बार यदि ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बाद यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब यहाँ एक्स्ट्रा वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे में कह सकते हैं ये जो प्रेशर H2O के द्वारा लगाया जा रहा है ये फिक्स हो चुका है। और फिक्स के साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर चुका होगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ओवरऑल यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है ना, इसे मैं पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू कह सकता हूँ। इसे मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर भी मैं कह सकता हूँ। मैक्सिमम क्यों कहा समझ में आया? क्योंकि एक बार यदि इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश सिस्टम आ गया, एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया तो उसके बाद वेपर बनने वाला है नहीं। यदि वेपर नहीं बनेगा तो फिर एक्स्ट्रा प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम में यदि प्रेशर जो लगाया जा रहा है वही उसका मैक्सिमम वैल्यू बन के रह जाएगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर को मैं कह सकता हूं कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है? उम्मीद है यार आप लोग को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इस चीज को आप लोग लिख लेना, क्योंकि मैं इस चीज को कल नहीं लिखवाया था। ठीक, और अब चलो यार एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग इस पे कर लेते हैं। चलो तो यार बच्चों, अब देखो तुम्हारे सामने ये सवाल एक दिख रहा है। सवाल क्या है मैं पहले समझा देता हूँ। पहले तो कोशिश करना यार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की, ठीक है? उसके बाद फिर नहीं बने तो फिर आंसर पे आना। Calculate the amount of water required to saturate a vessel of volume 80 liter at 300 Kelvin। सवाल इतनी है, मतलब हमें निकालना क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर। मतलब हमारे पास एक वेसल है कितने वॉल्यूम का, 82 लीटर का। मतलब हमारे पास एक कंटेनर है, एक वेसल है, वॉल्यूम उसका कैपेसिटी है 82 लीटर और उसे हमें सैचुरेट कर देना है। सैचुरेट का मतलब क्या समझ रहे हो? सैचुरेट का मतलब क्या हो गया,
मतलब वो कंडीशन जब वो फर्दर वेपर का फॉर्मेशन करना बंद कर दे, मतलब उसके बाद वो वेपर का फॉर्मेशन बंद कर दे। तो मुझे बताओ यार ऐसा कंडीशन कब आता है, कब आता है ऐसा कंडीशन? ऐसा कंडीशन तभी आता है ना जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है दोनों लिक्विड और वेपर फेज, तभी ना ऐसा होता है। इसका मतलब हमें वेसल को, ये जो वेसल 82 लीटर का दिया है, इसको पूरा सैचुरेट कर देना है वेपर से। मतलब क्या, जो भी कंटेनर में रहेगा वो केवल क्या रहना चाहिए, वेपर रहना चाहिए, यही मतलब हुआ। तो चलो यार, यदि पूरे कंटेनर में वेसल, पूरे वेसल में यदि वेपर ही है तो ऐसे केस में हमें एक और चीज दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब यही हुआ कि जब कंटेनर पूरा सैचुरेट हो गया होगा तो उस समय का प्रेशर दिया हुआ है। समझ रहे हो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? मतलब जब कंटेनर सैचुरेट हो गया होगा वेपर से, तब का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है। और यदि वेपर प्रेशर दिया है तो यार बताओ, मैं क्या वाटर का अमाउंट नहीं निकाल सकता? जरा सोचो कैसे, क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या, अमाउंट ऑफ वाटर ना। अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या, मास ऑफ वाटर। तो मास क्या, वेट के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। अब यार इतना हिंट तुम्हें मिल गया होगा, यदि प्रेशर पता है हमें वाटर का, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम भी कंटेनर का पता है, हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना, तो कौन सा इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। कोई दिक्कत? चल, तो आप प्रेशर बताओ क्या पुट करेंगे? तो देखो 38 टॉर, यहाँ पे ध्यान देना यार, 38 टॉर, इसको मैं ATM में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा अपने लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो प्रेशर यदि ATM में बात करूँ तो प्रेशर कितना हो जाएगा? याद है यार तुम लोगों को टॉर और ATM में क्या रिलेशन होता है? मैंने बताया था, यदि याद नहीं है तो यार ये सब नोट करके लिख लेना। 780 टॉर, सॉरी 760 टॉर इक्वल टू 1 ATM के बराबर होता है। तो यदि 38 टॉर है तो 38 टॉर किसके बराबर हो जाएगा? 1/760 इंटू 38, ये 20 से कट जाएगा तो 1/20 ATM के बराबर हो जाएगा ये वैल्यू। मतलब 38 टॉर जो है वो 1/20 ATM के बराबर है। मतलब प्रेशर हमें पता है, प्रेशर कितना दिया है, 1/20 ATM। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया हुआ है 82 लीटर। मोल्स हमें निकालना है एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एन ही, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ वाटर तो निकालना है ना, तो इसीलिए एज इट इज उसे छोड़ दो। आर का वैल्यू क्या लेंगे? तो देखो प्रेशर यहाँ हम ATM ले रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, तो आर का वैल्यू 0.0821 होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको 1 को हटा देता, ठीक है ना, 0.082 ही लेता। क्यों? इधर से थोड़ा कट जाएगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का वैल्यू क्या दिया है बताओ यार? टेम्परेचर 300 केल्विन लेना है। तो यहाँ पे केवल अननोन क्या है, एन ही, NI का अननोन, बाकी तो सब निकाल ही जाएगा। ये पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, 3 0, 1 0, 2 0 से इधर कट। और बताओ यार 1 0 से इधर, यार ये सब कैलकुलेशन तो लोग खुद से कर लेना, ठीक है ना, ये मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ। एन का वैल्यू ये 3 को मैं इधर भेज दूँ तो 1/6 आ जाएगा। तो ये मोल्स किसका आया? वाटर वेपर का आया। यदि मोल्स ऑफ वाटर वेपर आ गया तो बताओ यार वेट नहीं निकाल लोगे? वेट ऑफ वाटर नहीं निकल आएगा? बताओ यार। तो 1/6 मोल्स है इंटू मॉलिक्यूलर वेट 3 ग्राम। क्या आ गया आंसर? 3 ग्राम। इसका मतलब यदि हम वाटर का अमाउंट 3 ग्राम लेते हैं उस कंटेनर में, तो वो 3 ग्राम क्या हो जाएगा? वेसल में पूरा का पूरा सैचुरेट हो जाएगा वेपर से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सवाल में? तो इस तरह से ये, यदि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आया जाए तो आपको क्या करना समझ में आया। इस वेपर प्रेशर को एक्चुअली देखो मैंने पार्शियल प्रेशर P की जगह पे क्यों पुट कर किया, यही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें पता है ये जो वेपर प्रेशर है ना, जब सैचुरेट कर गया होगा, सैचुरेट का मतलब क्या, मैक्सिमम वाटर वेपर जब बन गया होगा कंटेनर में, मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वही हो चुका है, प्रेशर ऑफ H2O वही हो चुका है। तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर को ही मैं प्रेशर की जगह पर पुट कर दूंगा। और वॉल्यूम पता है हमें कंटेनर का 82 लीटर, और nRT सब कुछ पता है, तो यहाँ से n आ गया 1/6, n आ गया तो वेट ऑफ वाटर भी आ जाएगा कितना, 3 ग्राम। समझ में आया? या तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, नोट करना, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक? तो नोट कर लीजिए साहब आप लोग। इसी में एक चीज़ और ध्यान देना, यदि मान लो ऐसा सवाल पूछा जाता, यदि मान लो मैं कंटेनर में 5 ग्राम यदि वाटर ले लिया गया होता, कितना वाटर लिया होता मैं, यदि 5 ग्राम वाटर लिया होता, तो अब मुझे बताओ 5 यदि ग्राम वाटर लिया होता तो इसमें कितना अमाउंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता।
सवाल समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी अब हमने इनिशियली जब कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं था तो मैंने 5 ग्राम वाटर लेकर डाल दिया उस कंटेनर के अंदर। टेम्परेचर 300 केल्विन, वेपर प्रेशर वाटर का हमें पता है 38। अब देखिए वेपर प्रेशर वाटर 38 है तो वेपर प्रेशर क्या 5 ग्राम और 10 ग्राम और 3 ग्राम लेंगे तो क्या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा? ये पहले बताओ। नहीं, वो चेंज नहीं होने वाला। क्यों नहीं चेंज होने वाला? क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर जो होता है वाटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो इसलिए 5 ग्राम लो, 10 ग्राम लो, 3 ग्राम लो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अब भी वही रहेगा। और हमें पता है इस 5 ग्राम में 3 ग्राम वाटर क्या हो जाएगा? चला जाएगा वेपर में। 5 ग्राम में कितना ग्राम चला गया वेपर में? 3 ग्राम तो वेपर में चला गया, बच कितना गया? 2 ग्राम। तो यदि पूछा जाए परसेंटेज ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, यदि मान लीजिए सवाल पूछा गया परसेंटेज ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो आंसर क्या हो जाएगा यार बताओ? कितना वाटर गया वेपर में? तो यहाँ से देख सकते हैं 3 ग्राम ही जाएगा, वो तो फिक्स अमाउंट है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो इसलिए यदि 3 ग्राम वेपर में गया, टोटल था 5 ग्राम इंटू 100 यानी 60%। यानी 60% वाटर जो है 5 में से 60% जो है वो जा चुका है कहाँ? वेपर में जा चुका है। ठीक, तो 2 ग्राम जो है वो बच जाएगा कहाँ? कंटेनर में 2 ग्राम बच जाएगा, बाकी 3 ग्राम उड़ के वेपर बना देगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, अब उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो अब आप लोग इस चीज़ को नोट कर देखिए बच्चों लोग। अब हम लोग जो है नेक्स्ट, पहले हम लोग जान लेते हैं लिक्विड 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 टाइप का होता है। एक होता है वॉलेटाइल लिक्विड, दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। याद रहेगा? वेरी गुड यार। क्या क्या मैंने बोला? एक बोला वॉलेटाइल लिक्विड और दूसरा को क्या मैंने बोला? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अब यार सर ये क्या होता है ये बता दो। तो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, तो देख लो यार मैं बता देता हूँ। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या? जिसका वेपर प्रेशर होता है, मतलब जो वेपर फॉर्म कर सकता है उसे हम वॉलेटाइल लिक्विड कहेंगे, और जिसका वेपर फॉर्म नहीं होता है, जिसका वेपर फॉर्मेशन नहीं होता, उसे हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यार, आप क्लियर दिखा। विच फॉर्म्स वेपर, जो वेपर फॉर्म करेगा वो वॉलेटाइल लिक्विड होगा शॉर्ट में। और नॉन वॉलेटाइल क्या हो जाएगा? विच डज नॉट फॉर्म वेपर, जो वेपर फॉर्म नहीं करेगा उसे मैं क्या बोल दूंगा? नॉन वॉलेटाइल। अब एग्जांपल की बात कर लेता हूँ यार कि वॉलेटाइल लिक्विड के एग्जांपल में क्या आ जाएगा? तो यार सबसे कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाटर। हमें पता है वाटर यार वेपर फॉर्म करता है, इसलिए वाटर क्या हो गया? वॉलेटाइल लिक्विड। और इसके अलावा बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन के अलावा इथेनॉल हो जाएगा, और C6H5CH3, ये क्या है पता है आप लोगों को बच्चों? टॉलिन है। टॉलिन का फार्मूला है, बेंजीन में एक CH3 लगा हुआ है, टॉलिन है। तो ये सब क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब ये सब का वेपर फॉर्म होता है। तो कभी भी यदि सवाल ये सब दिख जाए सवाल में तो आप समझ जाना कि ये किस तरह का लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। मतलब इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, मतलब ये भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, यही मतलब है इसका। दूसरा क्या है? नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म नहीं करता है। तो इसमें देखो यार, आपको सॉल्यूशन चैप्टर की बात करना है तो 3 ही चीज़ आपको ऐसा मिलेगा जो नॉन वोलेटाइल होगा, इसके अलावा भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको यही 3 तरह के कंपाउंड मिलेंगे। एक तो यूरिया, दूसरा ग्लूकोज और तीसरा सुक्रोज। पहला यूरिया, दूसरा ग्लूकोज, सुक्रोज, ये 3 तरह के सब्सटेंस आपको मिलेंगे जनरली और मोस्टली, जो कि क्या होंगे? नॉन वोलेटाइल होंगे। मतलब यदि कभी किसी सॉल्यूशन में ये एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन में यदि ये यूरिया, ग्लूकोज या सुक्रोज एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर नहीं काउंट होगा, मतलब इसका वेपर प्रेशर लगेगा ही नहीं। केवल जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसी के कारण जो भी प्रेशर आएगा उसी कारण आएगा, सॉल्यूट के कारण नहीं आएगा। लेकिन मान लो हम वाटर और बेंजीन का मिक्सचर ले लेते हैं, तो यदि वाटर बेंजीन का मिक्सचर ले ले, अब अलग बात है वो सॉल्युबल मतलब सॉल्यूशन फॉर्म करेगा नहीं करेगा अलग बात है। यदि ले लेते हैं तो ऐसे किस्म वाटर का भी वेपर प्रेशर होगा और बेंजीन का भी वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये चीज़ समझिए। अब नेक्स्ट जो एक टॉपिक है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। क्या अपना टॉपिक है? रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। ठीक, तो अब देखो यार, जो भी चीज़ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग ना सुने हो ना पढ़े हो अब तक। हाँ, लेकिन एक चीज़ है नया, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है। कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशन हो सकता है भाई नया यूज़ हुआ, लेकिन यदि मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो कैलकुलेशन में आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। यदि आपका बस जो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोल्स, ये 3-4 चीज़ निकालने आता ना यार, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला।
ठीक, तो चलो यार मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं अपने टॉपिक रॉल्स लॉ पे आता हूँ। तो चलो यार अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। तो रॉल्स लॉ हम लोग को दो रॉल्स लॉ के पढ़ना है, एक तो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए और दूसरा एक वोलेटाइल दूसरा नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ना है। ठीक, तो अभी हम लोग वोलेटाइल लिक्विड के लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखो किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट तो हर जगह वोलेटाइल ही मिलेगा, लेकिन सॉल्यूट जो है ना वो वोलेटाइल हो भी सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग सॉल्यूट जो ले रहे हैं ना वो वोलेटाइल ले रहे हैं। सॉल्वेंट तो ऑलवेज वोलेटाइल ही होगा, लेकिन सॉल्यूट क्या होगा, वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी। इसलिए हमारा दो केस बनता है रॉल्स लॉ का, एक रॉल्स लॉ आएगा फॉर वोलेटाइल लिक्विड, दूसरा आएगा फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक, तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर वोलेटाइल लिक्विड। तो हम लोग पहले रॉल्स लॉ देख लो यार, क्या आ गया लॉ, मतलब इसने कुछ ऑब्जर्व किया। देखिए जहां भी लॉ आ गया इसका मतलब एक चीज समझ आना, वो पहले एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, फिर उस ऑब्जर्वेशन से वो कुछ कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन को उसने एक लॉ के फॉर्म में लिख दिया, जो कि हमें पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जब भी लॉ लिखा हो इसका मतलब समझ आना कि पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया गया, फिर वहां से कुछ कंक्लूजन विड्रॉ हुआ, फिर उस ऑब्जर्वेशन को ही उसने एक लॉ के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट को लिख लेते। तो देखो इट स्टेट्स दैट, मैं स्टेटमेंट को यहाँ लिख देता हूँ पहले। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच component, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में आने से पहले देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग किस तरह के सॉल्यूशन की बात करें, हम लोग किस तरह के सॉल्यूशन की बात करें, वोलेटाइल लिक्विड्स। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, वोलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट का भी वेपर बनने वाला है। अब आगे हम लोग फिर देखते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो देखो, पार्शियल प्रेशर जो बात किया गया वो ईच कंपोनेंट के लिए बात किया गया। क्यों ईच कंपोनेंट के लिए बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के दोनों वोलेटाइल है। यदि दोनों के दोनों वोलेटाइल है इसका मतलब सॉल्यूट भी वेपर फॉर्म कर रहा होगा, सॉल्वेंट भी वेपर फॉर्म कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नहीं समझ आया कोई बात नहीं, तुम थोड़ा इधर ध्यान दो। मान लिया एक कंटेनर है, यहाँ पे ए है और एक और हम लोग मान लिया बी, दो कंपोनेंट है ए एंड बी। इसका जो प्रेशर होगा उसको मैंने पी ए बोल दिया, इसका जो प्रेशर होगा उसको मैंने पी बी बोल दिया अभी। ठीक, ये ए और बी लिक्विड है। अब देखो यहाँ पे मोल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट होगा, मतलब ए का वेपर भी बनेगा, बी का भी वेपर बनने वाला है और दोनों वेपर बनेगा, तो ये दोनों क्या होगा, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब बात आता है कि ए और बी में कौन ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यार बहुत आसान है, कॉमन सेंस से तुम लोग सोच सकते हो, जिसका मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बहुत आसान है कि नहीं है, सिंपल सोच सकते हो। जो यहाँ पे ज़्यादा होगा उसका वेपर ज़्यादा बनेगा और जिसका वेपर ज़्यादा बनेगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जैसे मान लो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान ली मोल फ्रैक्शन एक का आ रहा 0.1, एक का आ रहा जैसे मान लो जो भी फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा उसी फ्रैक्शन में उसका पार्शियल प्रेशर भी आएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जांपल देकर। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ पे लिक्विड में सॉल्यूशन में जो ए का मोल फ्रैक्शन है उसी के प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर भी होगा। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो पता होगा यार, तुम लोग फिजिक्स में पढ़े ही होंगे, फिजिक्स वाले से पढ़ाई होंगे कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है। फिजिक्स वाले सर पीछे हंस रहे यार, सर जी जरा हंसिए मत, बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाइए, ठीक है। देख यार अभी रात का 2 बज रहे हैं, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे भाई थोड़ा सर लोग हैं तो थोड़ा मोटिवेशन अपना मिल जाता है। चल कोई बात नहीं यार, तुम लोग को दिन में वीडियो देखना मस्त एकदम आराम से बिंदास होकर वीडियो देखना। पी इक्वल टू पी नॉट, देखो यहाँ पे भी यार एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट क्या आएगा नहीं आएगा आपको उससे अभी कोई मतलब नहीं, अभी जो सर बता रहे हैं आपको बस वो नोट कर लेना है, ठीक। तो पी ए इक्वल टू आया पी नॉट ए एक्स, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे हम ये पावर में 0 लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट बी बोलते हैं, ठीक। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आया। इस चीज़ को जरा समझना, मान लो इस सॉल्यूशन में बी नहीं होता ओनली ए होता। यदि इस सॉल्यूशन में बी नहीं होता ओनली क्या होता, ए होता। तो यदि ओनली ए होता तो ऐसे में मैं क्या बोलता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखो बी नहीं है ओनली ए है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। यदि ए है बी नहीं है इसका मतलब यही हुआ ना, एक्स ए का वैल्यू 1 एक्स बी का वैल्यू 0। तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ, आप ही लोग बताओ यार। अभी देखो मैं क्या केस मारा हुआ हूँ कि केवल ए है बी नहीं है, तो ऐसे में मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए क्या हो गया 1, तो यहाँ से पी ए का वैल्यू क्या हो गया पी नॉट ए हो गया। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो यदि केवल और केवल प्योर ए सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसे मैं पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बस दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं है। इसको यदि हम जानना चाहते हैं भाई कि इसका फिजिकल मतलब क्या है, थोड़ा हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समझो कि इस कंटेनर में बी को गायब कर दिया, केवल ए है। तो यदि केवल ए है तो उसका अपना कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा ना, वेपर प्रेशर हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब बी नहीं केवल ए है तो ए वेपर बनाएगा तो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे ही हम कह देंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। क्या कह देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी नॉट ए से। तो इसलिए हम पी नॉट ए को लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पी नॉट ए क्या है। तो जब भी नॉट लगा दिया इसका मतलब प्योर कंपोनेंट का वो वेपर प्रेशर दे रहा है। प्योर कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूशन में उसके अलावा कुछ दूसरा प्रेजेंट ही नहीं है। इसी तरह से सर ये पीबी का क्या मतलब है, तो पीबी का मतलब क्या है यार, देखो पीबी का मतलब पी नॉट बी का क्या मतलब है। तो जरा देखो, यदि मान लो सॉल्यूशन में ओनली बी है ए नहीं है, यदि ओनली बी है ए नहीं है, इट मींस क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा ऐसे केस में 1, एक्स से क्या हो जाएगा 0। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी क्या हो जाएगा 1 ना, क्योंकि केवल बी है ए नहीं है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो चुका है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, पी नॉट बी जो है ना वो पी बी के बराबर हो जा रहा है। मतलब यही हुआ कि केवल यदि सॉल्यूशन में बी है तो जो प्रेशर लग रहा होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। इसका मतलब यहाँ जो पी नॉट बी है इसको मैं कह सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। समझ में आ रहा है ये चीज, आ रहा है, वेरी गुड यार, शाबाश। तो ये चीज़ तुम लोग को तो यार उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अभी हमने, अब पहले मैंने ये समझा कि भाई केवल ए है, फिर मैंने बोला केवल बी है। अब दोनों को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया जो कि हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन में था। दोनों, ये चीज़ तुम लोग यार नोट कर लो, मैं यहीं पे कैलकुलेशन आगे कर रहा हूँ, ठीक है। चल देख, तो यदि दोनों ए और बी दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो ऐसे केस में देखो यार टोटल प्रेशर कितना होगा ये तुम लोग बताओ। अब यहाँ पे जो वेपर दिख रहा है ना, इस वेपर में ए का भी वेपर प्रेजेंट है, बी का भी वेपर प्रेजेंट है, तो ए भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, बी भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो ऐसे में पी टोटल जो हो जाएगा, अब ए के कारण भी आएगा और बी के कारण भी आएगा, और ऐसे में टोटल प्रेशर हम पी ए प्लस पी बी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा ये मुझे बताओगे ये किस लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिखा गया, जरा सोचो तो यार, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया। याद है हम लोग 11वीं में पढ़े थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि यदि एक सिस्टम में हमारे पास 2, 3, 4 गैसेस प्रेजेंट है तो जो टोटल प्रेशर होता है वो सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रहा है। बस यहाँ पे हम लोग कहाँ की ले रहे बात कर रहे हैं, ये लिक्विड का सरफेस था, इस लिक्विड के सरफेस में के ऊपर जो जो वेपर प्रेजेंट है, जो जो गैस प्रेजेंट है, कौन कौन सा प्रेजेंट है यहाँ, ए और बी। तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो ए एंड बी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। दैट्स इट। मतलब पी टोटल का वैल्यू जो है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। अब पी टोटल इक्वल टू बताओ, पी ए का वैल्यू क्या था,
पी ए का वैल्यू क्या था, पी नॉट ए एक्स से था कि नहीं था यार, अभी बताओ। अभी जस्ट हम तुम लोगों को पहले बोले थे ना नोट कर लेने के लिए, नोट किया था कि नहीं किया था, क्या था ना, चलो अच्छी बात, नहीं किया था तो फिर तुम लोग अब जानो पी नॉट एक्स। अब पी भी बताओ यार, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये सब कहाँ से लेके, अभी जस्ट हमने बताया पी ए कहाँ से। और ये अच्छा ये चीज़ मुझे बताओ, पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स, ये जो मैंने लिखा ये कहाँ से, ये कौन से लॉ से आया था, ये किसने बोला है ऐसा, तो ये रॉल्स साहब ने बोला था, ठीक। तो ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट जो है इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। देखो इन सॉल्यूशन है, मतलब पार्शियल प्रेशर यहाँ का जो है ना वो उसी सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में था उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से आ गया। अब इसी तरह से ये रॉल्स लॉ, इसी तरह से पी बी इक्वल टू क्या आ गया था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये कांस्टेंट आ गया था, पी नॉट बी एक कांस्टेंट था। कांस्टेंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कहेंगे इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कहेंगे। टोटल प्रेशर की बात करें तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया टोटल प्रेशर का। यदि हम जानना चाहें कि टोटल ए और बी के द्वारा कितना प्रेशर यहाँ लगेगा तो मैं बोल सकता हूँ पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा एक्स ए और एक्स बी क्या है, तो एक्स ए और एक्स बी क्या है, इस लिक्विड सॉल्यूशन में ध्यान दो यार, इस लिक्विड में एक्चुअली ए एंड बी दो जगह प्रेजेंट है। एक तो इस लिक्विड में भी ए बी प्रेजेंट है और यहाँ वेपर में भी ए एंड बी प्रेजेंट है। लेकिन हम किस ए एंड बी की बात कर रहे हैं, इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो ए एंड बी प्रेजेंट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना। आगे हम लोग इसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जो वेपर में ए एंड बी प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हमें केवल इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो ए एंड बी प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, इस चीज को अभी हम निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक्स ए एंड एक्स बी लिखना हो तो यार लिख लेना नोट करके, दिस डिनोट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द लिक्विड फेज। अब एक चीज और, यदि मान लो एक्स ए का वैल्यू दिया है, एक्स बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप लोग को यार डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग इतने होशियार हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है बच्चों, पता है ना 1। तो यदि एक्स ए मान ले 0.4 आया तो एक्स बी क्या हो जाएगा 0.6। यदि एक्स ए का वैल्यू 0.3 तो एक्स बी क्या ले लेना है 0.7। तो एक वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरा वैल्यू आपको खुद आप निकाल लोगे। अब पी नॉट ए पी नॉट बी ये वैल्यू दिया रहता है यार क्वेश्चन में। पी नॉट ए का मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी का मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। और पी टोटल यदि निकालने को बोला जाए तो आपको ये सम कर देना, पी टोटल आ जाएगा। बहुत आसान है ना। तो इसमें से देखो ये जो पी नॉट एक्स आ रहा था किसका आ रहा था, ए के कारण जो पार्शियल प्रेशर था। ये जो पी नॉट बी एक्स बी था वो किसके कारण था, पी बी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के कारण था। और इस दोनों को यदि हम ऐड कर देते, सम कर देते, तो वो हमें टोटल प्रेशर देगा। टोटल प्रेशर का मतलब क्या, इस यहाँ पे जो वेपर ए एंड बी का प्रेजेंट है वो दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रहा है वो चीज हम यहाँ पे पी टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है यार तुम लोगों को हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसे नोट कर लेना, ठीक। इसके बाद हम लोग दूसरा रॉल्स लॉ का एक और दूसरा लॉ है। अभी मैंने क्या पढ़ा था, फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब यहाँ सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जहाँ सॉल्यूट क्या बन जाएगा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट तो हमारा यार हर केस में वोलेटाइल ही रहने वाला, ठीक। तो पहले वोलेटाइल के लिए ये चीज नोट कर लो, फिर हम लोग उस पर नेक्स्ट में आते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड के लिए समझ गए, यदि वोलेटाइल लिक्विड के लिए समझ गए तो यार नॉन वोलेटाइल लिक्विड में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। बहुत ही आसान है यार, चलिए यार देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। यूं ही आप लोगों को, तुम लोग यार होशियार बच्चे हो। पी टोटल सबसे पहले बताओ यार क्या होगा, पी टोटल क्या अभी हमने देखा, रिलेशन निकाला ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे मान ले यार एक हमारे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, बताओ यार बताओ, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, ए एंड बी। यहाँ पे बी जो है ना हमारा वो सॉल्यूट है, बी कौन है हमारा, सॉल्यूट है। और कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यही चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ए क्या है, ए हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होता है, वोलेटाइल ही होता है, ठीक। तो हम बार बार सॉल्वेंट के बारे में नहीं बोलेंगे, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है। अब यदि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ये मुझे बताओ, यदि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो क्या उसका प्रेशर होगा, क्या वो वेपर फॉर्म करेगा, नहीं करेगा ना। यदि वेपर नहीं फॉर्म करेगा तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, पी नॉट बी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब पी टोटल का जो वैल्यू यहाँ आएगा इसे हम लोग पी नॉट ए एक्स के इक्वल ही लिखेंगे। ये जो टर्म था पी नॉट बी एक्स बी वो जीरो हो चुका है, सिंस बी इज नॉन वोलेटाइल।
एक्स भी जीरो नहीं हो गया, एक्स भी नहीं जीरो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का हम लोग देख रहे हैं ना, सॉल्यूशन बनेगा जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तब तो इसीलिए एक्स भी यदि कुछ डालें मोल्स, कुछ इसका मोल्स ऐड किए हुए तो कुछ ना कुछ वैल्यू मोल फ्रैक्शन का भी आएगा उसका। तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट एक्स। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब भी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग को सॉल्यूट का कोई चीज़ पता होता है। यदि हमें पता है कि भाई हम एक सॉल्यूशन लिए जिसमें हम 30 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं, 60 ग्राम ग्लूकोज डाले, 100 ग्राम सुक्रोज डाले, कुछ भी, तो हमें जनरली क्या होता है, सॉल्यूट का मोल्स या वेट पता होता है। यदि सॉल्यूट का अमाउंट पता है तो ऐसे केस में हम मोल फ्रैक्शन हमें किसका पता होगा, सॉल्यूट का पता होगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पी टोटल जो लिखूंगा वो पी नॉट है एक्स इंटू, यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें पता है तो इसको 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसलिए पी नॉट है इंटू 1 माइनस एक्स भी, ऐसा नहीं एक्स से नहीं पता कर सकते वेट ऑफ सॉल्वेंट के मेजर से, लेकिन जनरली हमें क्वेश्चन में सॉल्यूट का अमाउंट दिया होता है, इसलिए मैंने इसे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सॉल्वेंट का यदि मोल फ्रैक्शन ए एक्स ए है तो सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो यार, अच्छा इस टोटल प्रेशर को मैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ दूँ, देखो तो ये जो टोटल ए और बी के सॉल्यूशन जो वेपर बनेगा वो पी टोटल जो है वो पी सॉल्यूशन के बराबर होगा, सॉल्यूशन का भी तो प्रेशर वही होगा ना, इसलिए मैं पी टोटल को यहाँ पे पी सॉल्यूशन कर दिया। और पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, होगा कि नहीं होगा यार, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद है यार यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो, पी नॉट ए एक्स बी को इधर ले आओ यार तुम लोग, पी नॉट बी एक्स बी को इधर ले आओ तो इधर क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पी एस, यही बचेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया बताओ यार, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय में क्या आ गया, पी नॉट। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख लो यार तुम लोग, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, एक्स बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बात आती है पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी नॉट ए पहले क्या है, मैं यहाँ पे हर एक टर्म को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये तो यार तुम लोग जानते ही हो, प्योर ए का मतलब क्या, सॉल्वेंट। ठीक, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है, पी एस क्या है, टोटल वेपर प्रेशर, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यार यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। पहले हमारे पास केवल ए था, पहले हमारे पास केवल क्या था, ए था। अब मैंने क्या किया, उसमें बी को ऐड कर दिया, और बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, अब जो प्रेशर बनेगा, जो वेपर बनेगा वो पहले से कम हो जाएगा। ऐसे देखो, मान लो यार कभी चूल्हा पे, मान लो स्टोव पे, गैस पे यदि पानी रखा हुआ है, पानी बॉयल कर रहा है, उसमें थोड़ा सा नमक या शक्कर, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो। जैसे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते क्या ऑब्जर्व करते हो, जो वेपर जिस रेट से बन रहा था वो वेपर का बनना कम हो जाता, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पहले जो प्रेशर बन रहा था, पहले किस रेट से बन रहा था, पी नॉट ए से, लेकिन जैसे सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्यूट के ऐड करने से जो सॉल्यूशन, अब देखो जैसे सॉल्यूट ऐड किया तो अब उसे हम सॉल्वेंट नहीं कह सकते, वो क्या हो चुका, हमारा सॉल्यूशन हो चुका। और जो सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा ना, वो पहले से प्योर सॉल्वेंट से कम हो चुका, इसलिए यहाँ पे पी नॉट ए तक तो सही है, लेकिन ये क्या हो गया, अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल जो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो प्रेशर आएगा उसे हम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, पीएस। और ऐड करने से पहले, सॉल्यूट को ऐड करने से पहले क्या था, पी नॉट ए था। सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बन चुका और उसके प्रेशर को हमने पीएस से डिनोट किया, तो पीएस क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट ए क्या लिख दिया, ये सब चीज। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पीएस क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है यार, पी नॉट ए माइनस पीएस। पी नॉट ए माइनस पीएस क्या है, इसे हम लोग कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये देखो इंपॉर्टेंट है, आगे ऐसे में जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा तो वहाँ ये चीज़ को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी चीज़ आप लोग समझ लो, आगे फिर दिक्कत नहीं होगी। पी नॉट ए माइनस पीएस ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों ऐसा कहा गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब केवल सॉल्वेंट था तो वो वेपर बना रहा था तेजी से, लेकिन जैसे सॉल्यूट आया तो सॉल्यूट आते ही उसका वेपर का फॉर्मेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे वेपर का फॉर्मेशन कम हो गया तो ऐसे में क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया, तो पी नॉट ए से पीएस पे आ गया, मतलब कितना लोअर हो गया प्रेशर, तो पी नॉट ए माइनस पीएस के बराबर, इसी को हम क्या गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बात आता है पी नॉट ए माइनस पीएस बाय पी नॉट ए।
इसे क्या कहेंगे? तो ये देखो, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और टोटल कितना था? पी नॉट ए था। तो इस पूरे टर्म को पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, इसे हम लोग क्या कह देंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कह देंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया? ये क्या है? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। इससे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव। देख रहे हैं रिलेटिव क्यों आया? क्योंकि अब हमें किसी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कितना प्रेशर लोअर हुआ। और लोअर क्या हुआ ये भी चीज समझ में आया? बहुत अच्छी बात है यार। अभी और अच्छे से हम समझा देते हैं ये चीज। ऐसे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे है सॉल्यूशन, पहले सॉल्वेंट था तो हर पॉइंट से यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। पहले हर मॉलिक्यूल्स क्या था? सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, हर मॉलिक्यूल्स ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा, मान लिया अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आए तो कुछ स्पेस जो होगा सरफेस का वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के द्वारा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब जो स्पेस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के द्वारा ऑक्यूपाइड हो गया, ऐसे केस में बताओ यार वहां से वेपर का फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या कह देंगे कि अब वेपर जो प्रेशर है वो पहले से कम हो चुका है। यही वजह है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो पहले से कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। मतलब पीएस का वैल्यू यहाँ जो होगा ना पी नॉट ए से कम होगा। तो इस चीज को तुम लोग नोट करके एक चीज लिख सकते हो, पी नॉट ए ज्यादा होगा, पीएस कम होगा। क्यों? जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो चुका है, और जब सॉल्यूट ऐड नहीं था, प्योर सॉल्वेंट था, तो उस केस में पी नॉट ए था और वो प्रेशर पी से ज्यादा था। क्लियर? रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर क्या हुआ? जब हम लोग सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में इस लोअरिंग को मेजर करते हैं तो इसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर देते हैं। तो इस तरह से रॉल्स लॉ का ये दो लॉ था। इस चीज को और देखो यहाँ पे एक यहाँ पे देख लो, मैं थोड़ा सा इस चीज को और एक्सप्लेन कर देता हूँ न्यूमेरिकल। ये चीज आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? कैलकुलेशन में देखो, जब भी कैलकुलेशन आएगा तो आप लोग इस फॉर्मूला से कर सकते हो। एक्स बी क्या होता है? यहाँ पे मैं एक्स बी को लिख सकता हूँ क्या? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी क्या याद रखना यार? बी सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल सॉल्यूट, यानी एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे देख सकते हो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी आ गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कभी कभी बहुत लेंदी कैलकुलेशन चल जाता है, तो उस लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए इस चीज को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। पहले जो एक्सप्रेशन में उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन बी बाय एन ए प्लस। एक काम करो यार, यहाँ पे मैं पी नॉट ए माइनस पी एस बाय में पी नॉट ए दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी बाय में एन ए प्लस एन बी। ये चीज़ है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं पलट दे रहा हूँ, पलट क्यों ना समझ में आएगा। पी नॉट ए नीचे में क्या आएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस। इसको पलट दिया, इसको भी पलट दो, एन ए प्लस एन बी बाय में एन ए, दोनों साइड -1 कर दूँ, ठीक? जैसे माइनस किया देखो यार क्या आ रहा है इक्वेशन, पी नॉट ए माइनस पी एस एलसीएम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस। इधर क्या आएगा बताओ? एन ए प्लस एन बी फिर माइनस एन बी। ये कैलकुलेशन तो तुम लोग यार इतना कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ जो कट रहा है काट दो, कट गया। एन बी कट गया। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? ये आया माइनस पी एस और अपॉन में क्या आया? पी नॉट ए माइनस पी एस आया। दिस इक्वल टू क्या आ रहा है? एन ए अपॉन एन बी आ गया। तो अब देखो केवल एन ए ऊपर नीचे एन बी है, बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। वहाँ एन बी बाय एन ए प्लस एन बी था, तो इसीलिए उसको हटाने के लिए मैं एन ए बाय एन बी कर दिया। इसी चीज़ को अब क्या कर सकता हूँ मैं, देख लूँ। एक काम करो, ये माइनस को नीचे ले आओ। पी एस को जैसे मैं माइनस नीचे कर दूंगा तो ये पी एस माइनस, अच्छा ये गलती यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना? ये माइनस जब इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी एस। तो ये एक्चुअली पी एस बाय पी नॉट ए माइनस पी एस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन बी, ठीक? तो इस चीज़ को मैं फाइनली क्या लिख, फिर से इसको पलट दो, पी मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दो। पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो गया? एन बी अपॉन एन ए। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना यार, ये पी नॉट ए माइनस पी एस, अच्छा यहाँ पे बार बार गलती हो जा रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? पी एस आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान देना, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस बचा, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे,
यदि कभी आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने को कहा जाए तो आप लोग पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए को कहोगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर, इसको नहीं कहोगे क्योंकि यहाँ पी एस है। सॉल्यूशन के प्रेशर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव लोअरिंग नहीं लेते, रिलेटिव लोअरिंग किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में लेते हैं, मतलब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव लोअरिंग लिया जाता है। तो ये सिंपल क्या होता है कि बहुत बार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ दिया जाता है, तो ऐसे केस में ये फार्मूला लगाने से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए मैं इतना तामझाम करके इस रिजल्ट पे पहुंचा। ठीक, तो कभी कभी उससे भी इजी बन जाता है, लेकिन आप ये फार्मूला ऑलवेज एवरीवेयर लगा सकते हो कैलकुलेशन। जब भी कैलकुलेशन दिया जाए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड हो तो आप यही फार्मूला लगाना, वो वाला फार्मूला मत लगाना। ठीक, अब कैसे पता चलेगा सर रॉल्स लॉ का, तो आप दो लॉ पढ़ा दिए, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ये वाला लगाना है कि वो वाला लगाना है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि दोनों वोलेटाइल है या एक वोलेटाइल है। मान लो यार वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में मान लो वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का दिया हुआ है, ए एंड बी दोनों का दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग पहला वाला फार्मूला लगा देंगे। एक का दिया एक का नहीं दिया, मान लो यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो ऐसे केस में नॉन वोलेटाइल है और फिर हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। समझ में आया? तो इस तरह से ये अभी हम लोग इस चीज़ का डेरिवेशन देख लिए, दोनों रॉल्स लॉ पढ़ लिए वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए। वीडियो मैं यही अब समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।